बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत से अकाउंट्स के ऊपर ख़बर ये शाया हुई कि हैकर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। फिर कुछ लोगों ने बातें ये भी करना शुरू की कि हैकर कुछ मज़ीद ऑडियोज़ भी लीक करेगा। फिर कुछ लोगों ने बात ये भी की कि हैकर ने किसी के साथ सेटलमेंट कर ली है और ऑडियो लीक्स का सिलसिला यहीं पर रुकेगा। मैं अभी भी उस बात पर कायम हूँ कि हैकर यहाँ से नहीं मिलेगा। अगर कोई गिरफ्तार होता है और उसे बतौर हैकर पेश किया जाता है तो वो कोई मोहरा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो हैकर नहीं हो सकता। हैकर का ताल्लुक़ किसी भी जमात से नहीं निकलेगा। मैं उसी बात पे अपने कायम हूँ। हैकर का ताल्लुक़ किसी भी इदारे से भी नहीं निकलेगा। ये बात लिख लीजिए। हैकर का ताल्लुक़ पाकिस्तान से नहीं हो सकता, कहीं और से ज़रूर होगा। अगर वो पाकिस्तान में है तो किसी और का सहूलतकार ज़रूर हो सकता है। ये बातें मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ और कुछ चीज़ों को देखते हुए कह रहा हूँ। जो ट्वीट्स या सोशल मीडिया के ऊपर हैकर की गिरफ्तारी के हवाले से जो ख़बरें नशर हुई, कुछ ही देर बाद वो तमाम की तमाम ख़बरें डिलीट भी कर दी गईं। यानी जिसने ट्वीट किया था उसने डिलीट कर दी और जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी उसने वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। अब किस मंतिक के तहत ये डिलीट की गई है, किसके इशारे पे की गई है, ये उन्हें बखूबी इल्म होगा। लेकिन हैकर की अगर गिरफ्तारी होती है, हुकूमत ऐलान करती है, तो हुकूमत सिर्फ अपनी खिफ़त छुपाने के लिए ये ऐलान कर सकेगी। बसूरत दीगर हैकर का ताल्लुक यहाँ से नहीं निकल सकता। दूसरी बात साइफ़र के हवाले से हो रही है कि साइफ़र चोरी हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई और जिस पे आते ही ये इल्ज़ाम लगा कि इसने अमरीकी साजिश के तहत रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर अमल किया है और मसनद इक़्तिदार पे बैठ गई है, और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम एक ख़त के ज़रिए लगाया गया कि ख़त हमें मौसूल हुआ था, तो जो हुकूमत आई हो उसे इस बात का इदराक भी होगा कि वो जो साइफ़र आया है उसकी एक कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी मौजूद होगी, दूसरी कॉपी वज़ारत ख़ारजा में भी मौजूद होगी। तो क्या उसने आते ही उसके ऊपर जो मीटिंग्स की, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, तो उसने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से वो साइफ़र तक चेक ना किया होगा? अब आके अगर वो इल्ज़ामात लगाते हैं कि साइफ़र चोरी हो गया, मैं इस बात पे हूँ ही नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मौक़िफ़ अपनाया था वो सच था या गलत था, क्योंकि अज़मा बुखारी साहिबा ये बात करती हैं कि साइफ़र ज़रूर आया है, साइफ़र को हम डिनाई नहीं करते, और साइफ़र में डीमार्श करने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसमें ये बात वाज़े तौर पर सामने आ रही थी कि ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, और इसका जवाब डिमार्श के तौर पे ही होता है कि आप अपना जो एहतजाज है उसे रिकॉर्ड करवाइए। उनका ये मानना है कि साइफ़र भी मौजूद है, उसमें मौजूद जो अल्फाज हैं वो सिफारती आदाब के मुताबिक भी नहीं है, और उसका जवाब जो है वो डिमार्श हो सकता है, ये उनका मानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइफ़र एक हकीकत है, लेकिन साइफ़र को लेके जो नैरेटिव बनाया गया वो एक अलग बात हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जवाबात ये आना शुरू हुए हैं कि अगर आपने साइफ़र ढूंढना ही है तो चीफ़ जस्टिस साहब के पास ढूंढिए। उन्हें वो साइफ़र जमा करवाया गया था और उनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जब हुकूमत को कुछ और ना दिखाई दे, जब ये नज़र आए कि ऑडियो लीक्स आने का सिलसिला जारी है, कहीं ना कहीं पे हम फंसेंगे और कहीं ना कहीं पे दूसरे भी फंस सकते हैं, तो फिर कोई ना कोई तो तरीक़ाकार निकालना पड़ता है। तो उन्होंने ये तरीक़ाकार निकाला है कि साइफ़र के ज़रिए इल्ज़ामात लगाए जाएँ और इसी के ज़रिए कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। लेकिन इस पर आप ये देखिए कि लॉन्ग मार्च के हवाले से पीटीआई ने जो हिकमत अमली तरतीब दी है, पीटीआई को ये लगता है कि बस बहुत हो गया, अब लॉन्ग मार्च का इशारा दे देना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जो पोजीशन है वो कुछ हद तक कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि हमारे मुखालिफिन बहुत हद तक मजबूत होते जा रहे हैं, उनके ऊपर जो केसेस थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कुछ लोगों की वापसी के रास्ते भी हमवार होते जा रहे हैं, कुछ लोगों ने आके यहाँ पे भाग दौड़ भी संभाल ली है। तो अब वो वक्त आन पहुँचा है कि इशारा दे दिया जाए, कॉल दे दी जाए लॉन्ग मार्च की। बहुत सी ट्वीट्स ये सामने आई कि 7 दिन का इशारा है, 7 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई लॉन्ग मार्च की कॉल सामने आ जाएगी। हमाद अज़हर साहब ने ये कहा काउंटडाउन बिगिंस। बात यह है, बहुत से ज़राए ये बताते हैं कि 1 हफ़्ते के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया जाएगा, लेकिन लॉन्ग मार्च 1 हफ़्ते के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के मुताबिक अक्टूबर के तीसरे या चौथे हफ़्ते में ज़रूर हो सकता है। एक निजी टीवी चैनल ने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते की बात की है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हैं जिन्होंने कल इजलास में भी शिरकत की थी, उनके मुताबिक जो लॉन्ग मार्च है वो तीसरे से चौथे हफ्ते में हो सकता है, लेकिन उसकी कॉल उससे बहुत पहले दी जा सकती है। वो जो बातें की जा रही थी कि 24 घंटे के नोटिस पे कॉल दी जाएगी, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
दूसरी बात यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही थी कि मियां साहब वापस आ जाएंगे, परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला हैं पंजाब के, उन्होंने तो ये दावा कर दिया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, बल्कि मरीम नवाज साहिबा भी यहाँ से जाएंगी। अब मैं मरीम नवाज साहिबा की बर्रियत के बाद के दो जो आरा हैं उसके ऊपर बात कर लेता हूँ कि बर्रियत के बाद कुछ लोगों की आरा ये है कि वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगी, कुछ लोगों की राय ये है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगी, और कुछ लोगों की राय ये है कि वो पंजाब में हुकूमत की वापसी के हवाले से तगोदो करेंगी। मैंने ये राय दी थी कि वफाकी सतह के ऊपर किसी एक MNA को, जो वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पे हैं, उनको बैकफुट पे लाया जाएगा और इन्हें इक़्तिदार में लेके आया जाएगा। लेकिन बहुत से लोग ये राय रखते हैं और इत्तलात भी कुछ ऐसी हैं कि पंजाब में मरीम नवाज साहिबा को लाया जाएगा और पंजाब में किसी मखसूस नशिस्त के ऊपर उन्हें मेंबर पंजाब असम्बली बनाया जाएगा और फिर उसके बाद तगोदो की जाएगी कि पंजाब में PTI की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लाई जाए और वज़ीर आला के तौर पे मरीम नवाज साहिबा आएँ। ये कुछ लोगों की राय है। उनके मुताबिक मुसद्दिका इत्तलात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों की। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो वज़ीर आला पंजाब बन पाएंगी, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से ही एक मजबूत उम्मीदवार मियाँ हमजा शहबाज भी हैं। बज़ाहिर बड़े ख़ानदानों के अंदर, बड़ी पार्टीज़ के अंदर एक ट्रेंड ये पाया जाता है कि किसी को अगर मजबूत उम्मीदवार बनाना है, उसे सियासत सिखानी है, तो बतौर अपोजिशन लीडर उसे सियासत पहले सिखाई जाए। पहले वो अपोजिशन में रहते हुए सियासत सीखे और फिर उसके बाद वो हुकूमती कोई बड़ा ओहदा हासिल करे। अगर वो अपोजिशन लीडर नहीं बनता तो फिर भी किसी बड़े ओहदे पर जाने से पहले वो किसी दूसरे अहम ओहदे पर फाइज रहे, ताकि उसे सियासत की सारी कमी बेशियां और सियासत के उतार चढ़ाव से वाकफियत हासिल हो जाए और फिर उसे किसी बड़े मनसब पे बिठाया जाए। इसी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी को, जो अपोजिशन लीडर नहीं रहे, उन्हें बतौर वजीर खारजा बनाया गया कि वो सियासी तौर के ऊपर असलूब व अतवार सीख लें, फिर उसके बाद वो अपनी मंजिल को आगे बढ़ाएं। इसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी बतौर अपोजिशन लीडर पंजाब में रखा गया ताकि कल को वो वज़ीर आला बने तो एक मजबूत वज़ीर आला के तौर पे सामने आए। इसीलिए पहले वो अपोजिशन लीडर रहे, फिर बतौर वज़ीर आला बने। मरीम नवाज साहिबा ना तो अपोजिशन लीडर रही हैं, ना ही किसी और बड़े ओहदे पर रही हैं, ना ही किसी अहम पोस्ट पे रही हैं, तो उन्हें बतौर वज़ीर आला पंजाब मैदान में उतारना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। तो इसलिए कई लोग ये समझते हैं कि वो वज़ीर आला की उम्मीदवार नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो वज़ीर आला की उम्मीदवार हो जाती हैं तो पार्टी के अंदर भी एक रिफ्ट पैदा हो जाएगी। वो तबका जो हमजा शहबाज के साथ है, और हमजा शहबाज ने इब्तदाई तौर के ऊपर जब अपनी सियासत को आगे बढ़ाया था तो मुख्तलिफ यूनियंस में जाके अपनी साख को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश की थी। तो मरीम नवाज साहिबा सिर्फ जलसों में जाती हैं और हाई ऑफिशल्स के जो इजलास होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उसमें शिरकत करती हैं। अवाम की सियासत जो है, अवामी तौर पे अवाम के अंदर बैठ के जो सियासत है, इसकी ज़्यादा परख मरीम नवाज को नहीं है, तो इसलिए वो रिफ्ट पैदा हो जाएगी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ऐसे ऐसे वज़ीर आला भी आते रहे जिनका पहले नाम भी नहीं सुनने को मिला था और जिनकी उम्मीद तक नहीं थी, तो वो बतौर वज़ीर आला मनसब पर फाइज रहे। तो हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही तजर्बात को देखते हुए बहुत से इकदाम उठा रही है, हो सकता है ये भी इकदाम उठा ले। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब, पंजाब के अंदर बहुत से और लोग ये राय रखते हैं कि मरीम नवाज साहिबा जो है ये बाहर चली जाएंगी और ये तब तक बाहर रहेंगी जब तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता बाकायदा तौर पे हमवार नहीं हो जाता। क्योंकि बहुत से लोग ये भी राय रखते हैं कि पंजाब की हुकूमत हासिल कर भी ली जाए तब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते, क्योंकि उनका केस और मरीम नवाज साहिबा का केस मुख्तलिफ है। वो अपने केस में मरकज़ी किरदार है। मैंने बहुत से माहिर कानून लोगों से ये राय पूछी कि आप ये कहते हैं कि एक केस का दूसरे केस पे असर पड़ता है, लेकिन इस केस के अंदर मरकज़ी किरदार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जबकि मरीम नवाज साहिबा एक सानवी किरदार थी। अगर सानवी किरदार को केस से बरी किया जाता है तो उसका असर मरकज़ी किरदार पे कैसे पड़ सकता है? हाँ, अगर मरकज़ी किरदार को बरी कर दिया जाता है तो सानवी किरदार पे केस का असर ज़रूर पड़ सकता है। तो इसलिए लोग ये समझते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगी, जिसकी वजह से 2/3 अक्सरियत उन्हें चाहिए, जो इस वक्त मौजूद नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास।
इसलिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। लेकिन वतन वापस आने के लिए अगर उनके पास कुलिया कोई और मौजूद है, किसी और तरफ से इशारा मौजूद है, तो हो सकता है वो वतन वापस आ भी जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी वतन वापसी के हवाले से जो प्लानिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, उन्हें किस हद तक वो देर पा और सूदमंद दिखाई देती है। लॉन्ग मार्च अगर होता है तो लॉन्ग मार्च से पहले सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद में मौजूद जो किसान हैं ये वापस चले जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा, या हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ही इन किसानों के अंदर शामिल हो जाएं और ये जो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुली तौर पे लग रहा था, ये मजमूई तौर पे एक पूरे पाकिस्तान के अवाम का मार्च हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वफाकी हुकूमत के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।